हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम जो परीक्षा है दोस्तों आपकी हो गई है, तो उसकी थोड़ा-सा हम आंसर की पे विचार कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पेपर आपका है मध्यम स्तर का आया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये बहुत ही रटा-रटाया, घिसा-पिटा कथन है आचार्य शुक्ल का। तो ये पहले ही जब सीमा है, बहुत आपको सबका सही होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। तो ये दोस्तों कथन है वो एक नया आया है, और ये जो कथन है वो हमारे हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था सबसे पहले। आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असंगत है? यदि आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए, तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बारे में बात करते हैं कि यदि जो नाथ पंथ है वही तो आगे चल करके कबीर के काव्य में प्रकट होता है। तो ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तो ये तो यहाँ पे सही है। आदिकाल हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है, ये भी सही है। नक्शे वर्णन विरह के विभिन्न रूप संदेश इत्यादि आदिकाल साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित रहे, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता नहीं दोस्तों। छंद प्रयोग की सबसे सर्वाधिक विविधता आदिकाल में मिलती है, या फिर रीतिकाल के केशव दास की रामचंद्र का में छंद बदलते दिखाई देते हैं। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा। राजाश्रित कवि अपने आश्रिता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से दोस्तों पाई जाती है। प्रबंध परंपरा रासों को देख करके आपको समझ जाना चाहिए था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बीसलदेव रासों का काव्य नायक है, तो कौन है दोस्तों? विग्रहराज हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है। दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखी गई भक्ति काल की प्रमुख रचना है। तो देखिए दोहा चौपाई में तो आपकी रामचरितमानस भी लिखी गई है, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है मसनवी शैली में, तो ये हो जाएगी दोस्तों पद्मावत है। सूफी काव्य हैं वो मसनवी शैली में लिखे गए थे। आल्हा खंड किस रासो का विकसित रूप माना जाता है? तो आप जानते हैं आल्हा खंड है, ये हो जाएगा तुम्हारा जगनिक के परमाल रासो का। रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। परमाल रासो जगनिक हो जाएगा। कुमार रासो शालिभद्र सूरी नहीं है दोस्तों, दलपति विजय है। पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई, विशलदेव रासो नरपति नहलय हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों? कुतवन की मृगावती हो जाएगी, मंझन की मधुमालती, उस्मान की दोस्तों चित्रावली हो जाएगी। जायसी की आखिरी कलाम सही है, तो उस्मान वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। द्वैतवाद हो जाएगा दोस्तों आपका मध्वाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा रामानुजाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा आपका बल्लवाचार्य का। और द्वैताद्वैतवाद हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य का। तो सी, ए और डी और आपका बी, तो दो ऑप्शन इसका हो जाएगा। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दक्षिण की सोच करके कई लोग क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कराए होंगे, लेकिन दोस्तों शुक्ल है उनका ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आप भक्ति काल के उदय के क्या कारण मानते हैं? तो भक्ति काल के उदय के दो कारण हैं। आचार्य शुक्ल ने माना तत्कालीन प्रवृत्ति को, कि भाई मुसलमानों का आक्रमण को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भक्ति काल में जो दक्षिण में जो लहर उठ रही थी, वही उसका स्वाभाविक विकास भक्ति काल की धारा में प्रस्फुटित हुआ है। लेकिन शुक्ल है यहाँ पे एक मध्यमार्गी कथन कहते हैं कि भक्ति का जो सोता, तो दोनों बातों कह रहे हैं कि जो भक्ति का सोता है दक्षिण से भारत की ओर आया था, और तब मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ था उसकी वजह से, वो तात्कालिक कारण की वजह से है। राजनीतिक परिवर्तन कर शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये शुक्ल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, जिसको सोता दक्षिण की ओर समझ करके कई लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी कह देंगे, लेकिन ये शुक्ल का कथन है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो दोस्तों आपको है काव्यांग निरूपण बिल्कुल है साहब। दार्शनिक विचारधारा से ये नहीं है दोस्तों। नायिका भेद वर्णन है, श्रृंगार की प्रधानता है।
लोग हैं लागी कवित्व बनावत किसका कथन है? तो ये हो जाएगा हमारा घनानंद का कथन है। पुष्टि मार्गीय भक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इस भक्ति में किसी प्रकार के साधन या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती। बिल्कुल सही है दोस्तों। पुष्टि मार्गीय भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का संबंध ईश्वर की कृपा से स्वयं हो जाता है। ये भी बात सही है। जो कुछ है आप भगवान पे छोड़ दो। रसरूप पुरुषोत्तम के रसानंद स्वरूपानंद की शक्ति प्राप्त कर उसकी लीला में प्रविष्ट होना पुष्टि मार्गीय भक्ति का फल नहीं है। यही तो दोस्तों पुष्टि मार्ग का उद्देश्य है कि स्वरूपानंद की शक्ति प्राप्त कर उसकी लीला में प्रविष्ट हो जाना। लीला ही तो सबसे मेन है। पुष्टि मार्ग की भक्ति रागानुग्रह भक्ति है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। हिंदी साहित्य के रीति काल को दोस्तों अलंकृत काल कहते हैं। मिश्र बंधु हो जाएंगे। भारतेंदु युगीन साहित्य के संबंध में असंगत है। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु काल के नाम से अवहित किया जाता है। मोटा-मोटा समय यही है। कोई 1857 मानता है, कोई 1868 मानता है, कोई 1850 मानता है। तो मुख्य समय दोस्तों 1850 से 1900 सही बात है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की अपेक्षा भारतेंदु काल के हिंदी गद्य का विकास नवोदित राष्ट्रीयता और नवोत्थान की भावना के अंतर्गत हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। भारतेंदु काल में जिस उपन्यास साहित्य का जन्म हुआ वह पूर्णतः प्राचीन कथाओं के नहीं दोस्तों। पूर्णतः प्राचीन नहीं, उसमें तो नवयुग की चेतना भी दिखाई देती है, राष्ट्रीयता का विचार भी दिखाई देता है, सामाजिकता भी दिखाई देती है। भारतेंदु काल में साहित्य के नए नए मार्ग खुले तथा खड़ी बोली कविता का बपन काल यही है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये गलत है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ हो जाएगा दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ आपको चिंतामणि त्रिपाठी से माना कि हमें रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा की अविरल परंपरा है वो हमें चिंतामणि त्रिपाठी से मिलने लगती है। रीतिकाल रचना रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो मतीराम का हो जाएगा। रसविलास नहीं है, मतीराम का दोस्तों हो जाएगा रसराज हो जाएगा, व्रत कौमुदी हो जाएगा। ठीक है। और मतीराम सही हो जाएगी। घनानंद की दोस्तों हो जाएगा इश्कलता सही है। श्रीपति का काव्य सरोज सही है। देव का दोस्तों भाव विलास, देव का ये है दोस्तों रसविलास। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मतीराम वाला। प्रगतिवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो संगत है? प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी दर्शन को लक्ष्य बनाकर चली। बिल्कुल सही बात है। प्रगतिवादी साहित्य में पूंजीवादी शक्तियों की शोषक स्वार्थी स्व केंद्रित विसंगति में प्रवृत्तियों में चोट की गई है। सही बात है। प्रगतिवादी काव्यधारा व्यक्तिवादी वायवीय काव्यधारा का मुखर होगा नहीं दोस्तों। प्रगतिवाद है वो तो समाज की धारा है और प्रयोगवाद है वो व्यक्ति का धारा है। प्रगतिवाद ने साहित्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के, देखिए ये कथन भी इसके विपरीत में है, व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया। तो ये कथन इसका हो जाएगा तीसरा उत्तर हो जाएगा। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो दोस्तों हमेशा उत्तम पुरुष की शैली में ज्यादातर बात करते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आपको एक शब्द को देखकर समझ जाना चाहिए था, द्वितीय उत्थान। आधुनिक काल को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान में किसने बांटा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। रचना रचनाकारों की दृष्टि सूर्यकांत त्रिपाठी अडमा बेला नए पत्ते सही बात है दोस्तों। सुमिता अतिमा हो जाएगा वाणी लोकायतन ये भी सही बात है। महादेवी वर्मा सांध्य गीत, दीपशिखा नीरजा ये भी सही है। जयशंकर प्रसाद का अर्चना आराधना गीत कुंज नहीं है दोस्तों, निराला की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर का दोस्तों ये नहीं है, गलत है। कर्फ्यू हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। मृदुलागर का एक और अजनबी हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का तिलचिट्टा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। रचना और रचनाकार की जगदीश चंद्र माथुर का प्रसिद्ध नाटक है कोणार्क। रचना और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों ब्रह्म राक्षस नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गिरजा कुमार माथुर धूप के धान, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण, ये गिरजा कुमार माथुर है। शमशेर बहादुर सिंह की दोस्तों कनुप्रिया नहीं है, कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की। गजानन माधव मुक्तिबोध की नाश और निर्माण ये गिरजा कुमार माथुर की है। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो सुमेलित दोस्तों ये हो जाएगा। मंटो मेरा दुश्मन प्रसिद्ध दोस्तों संस्मरणात्मक संस्मरण है, ये हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क का हो जाएगा। सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकार कौन है? सचेतन कहानी का जो शुरुआत की थी दोस्तों महीप सिंह ने की थी। तो महीप सिंह हो जाएंगे। दामोदर नहीं, कमल जोशी हो जाएंगे और मधुकर सिंह हो जाएंगे। दामोदर सदन दोस्तों नहीं है। हिंदी भाषा के उद्भव से असंबद्ध अपभ्रंश किस विकल्प में है? तो हिंदी भाषा का उद्भव है दोस्तों आपके देखो मागधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, शोरशनी से हुआ है, 3 अपभ्रंशों से हुआ है। तो यह महाराष्ट्र इसमें नहीं है। निम्नलिखित में प्रख्यात ललित निबंधकार कौन सा नहीं है? तो देखिए धर्मवीर भारती ललित निबंधकार हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है। रामचंद्र शुक्ल दोस्तों भाव या मनोविकारात्मक निबंध हैं।
निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो शेखर एक जीवनी यज्ञ का है, नदी के दीप है दोस्तों, वह जो मैंने देखा उदय शंकर भट्ट का भी है। गोदान दोस्तों एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी दोस्तों अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है? देवनागरी की वर्णमाला एक वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सही है दोस्तों। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं, ये भी सही है। लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप में संयुक्त अक्षरों को लिखने की कई, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या है, कई संयुक्त अक्षरों को अलग अलग प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। एक जैसे ये है, ठीक है, कई बार न्यो लिख दिया जाता है, कई बार ये लिख दिया जाता है। इस तरह से ऐसे झ को बनाया जाता है, ए को भी कई बार बनाया जाता है। तो ये इसका क्या है, निराकरण भी किया गया था। एक वर्ण से एक ध्वनि संकेतित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। पश्चिमी राजस्थानी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगी आपके मारवाड़ी के नाम से जाना जाएगा। दुनियु बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, तो दोस्तों दोनों कौन है, गुरु शिष्य डूब जाएंगे। पत्थर की नाव पर यदि चढ़ेंगे तो दोनों ही क्या है, डूब जाएंगे, गुरु शिष्य हो जाएगा। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, तो जलचर थलचर नवचर नाना जे तो जीव जहान माने क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, जहान माने दुनिया हो जाएगी, मनुष्य ईश्वर जानना, जगत हो जाएगा, जहान माने जगत। लेखनी करूं करंग की लिख लिख राम पठाऊं, साखी के इस अंश में प्रयुक्त करंग शब्द से क्या प्राय? तो दोस्तों करंग यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने हड्डियों को तो क्या बना लूं, लेखनी बना लूं, ठीक है, लेखनी करूं करंग की, और खून को मैं क्या बना लूं, स्याही बना लूं, और इस धरती को कागज बना लूं, और मैं राम नाम लिखता रहूं। तो यहाँ पर हड्डी हो जाएगा इसका। हसीना बोले उन्मनी चंचल मिल्या मार, कबीर की इस पंक्ति में उन्मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस दशा के लिए हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाएगी उन्मनी अवस्था हो जाएगी, योग की एक विशिष्ट अवस्था है उन्मनी अवस्था। अगला चलो साहब, सुजन समाज सकल गुण खानी करूं प्रणाम सप्रेम सुहानी, बालकांड की इन पंक्तियों में तुलसीदास किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? तो दोस्तों सुजन समाज, अच्छे लोगों का समाज, तो राजाओं को नहीं है, संत समाज को हो जाएगा, देवताओं को नहीं है, तीर्थराज को भी नहीं है। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहेऊ अमर आहि के हेतु, उपयुक्त पंक्ति में वृष केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों कृपा के सागर वृष केतु, वृष माने क्या है दोस्तों, बैल हो जाएगा, ठीक है। तो बैल के ये हो जाएगा केतु वाहक, बैल का वाहक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वामित्र भगवान राम, कामदेव भगवान शिव हो जाएगा दोस्तों। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, उपयुक्त पंक्ति में किसका विषाद नष्ट होने की बात कही गई है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, माता पार्वती सीता कौशल्या जनक कि नाथ अब आपकी कृपा से मेरा विषाद चला गया है, अब मैं आपके प्रभु चरण प्रसादा। तो यहाँ पर माता पार्वती है वो शिव जी से प्रश्न कर रही है, शिव जी उसकी कथा का सुनाते हैं, शंका का समाधान करते हैं, तो माता पार्वती का विषाद है वो नष्ट हो जाता है। पुष्टि मार्गी भक्ति में दोस्तों पुष्टि से क्या आशय है? तो ये भगवत अनुग्रह हो जाएगा दोस्तों, भगवत अनुग्रह। हरि मेरे जीवन प्राण आधार और आश्रो नाही तुम बिन तीनों लोक मझार, उपयुक्त पंक्ति में मीरा का अपने आराध्य के प्रति व्यक्त भाव है। देखिए जीवन प्राण आधार है तो हर्ष तो होगा नहीं, उपालंब भी नहीं होगा, ताने नहीं मार रही है, तीनों लोक मझार समर्पण उत्साह भी नहीं है, विनय हो जाएगा, या तो समर्पण होता तो समर्पण हो जाएगा या फिर विनय हो जाएगा। तू काकी है करत प्रशंसा कौने घोष पठायो, सूरदास की उपयुक्त पंक्ति में घोष शब्द का क्या अर्थ है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो दोस्तों घोष है ये अहिरों की बस्ती हो जाएगा। तब वही उपंग सुत आए गए भ्रमर गीत आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार उपंग सुत माने हो जाएगा दोस्तों उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रिय विचरण को विषय दुख दो हरस जात प्योसार, तो यहाँ पर जो कवि विहारी हैं वो नायिका की तुलना है दुर्योधन से कर रहे हैं कि नायिका जब अपने पियर को जाती है तो उसे हर्ष और व्याप है वो दुख है वो एक साथ व्यापते हैं। इसी प्रकार जब दुर्योधन को वरदान मिला था कि जब उसको हर्ष और शोक एक साथ व्यापेंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी स्थिति है वो इसी प्रकार हो गई अपने प्योसार माने पीहर जाते हुए, पिता का घर जाते समय। जुवती जौन में मिल गई, बिहारी रत्नाकर के दोहे के इस अंश में जौन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों जुवती जौन में मिल गई, नेक ना होती लखाई, अली सखी डोरे ही लगे संग चली चल। तो यहाँ पर क्या है, शुक्लाभिसार का नायिका है कि इतनी ज्यादा गौरवर्ण है नायिका और चांदनी रात में अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही है, तो उसकी जो
आकृति है, युवती है, उसका जो रंग है वो जौहन माने चांदनी में मिल गया है, तो उसकी जो सखी है वो अब उसको देखकर तो चल नहीं सकती है, तो उसके शरीर की जो गंध आती है, गंध के जो डोरे है उसके सहारे-सहारे से उसके पीछे चली जा रही है। तो यहाँ पर चांदनी हो जाएगा दोस्तों, जौहन माने जुनही माने चांदनी, जौन माने चांदनी। तजो मनो तारक विरधु बारक वारनु तारे। बिहारी के इस दोहे में आए बारहनु शब्द का दोस्तों क्या अर्थ है, तो बारहनु का अर्थ हो जाएगा दोस्तों हाथी। बिहारी का ये भगवत विषयक, इस दोहे में दो ही बातें हैं दोस्तों, या तो ये भगवत विषयक भक्ति का दोहा है, और इसमें जो बारक और बारहनु है इनका अर्थ क्या है। बारक माने होता है दोस्तों एक बार, बारहनु माने होता है हाथी। तो बारहनु यदि यदि हम एक बार बारहनु का एक बार करेंगे तो दोस्तों ना शब्द यदि ब्रजभाषा में लग जाता है तो वो बहुवचन में हो जाता है, तो यदि बारहनु माने एक बार तो होगा ही नहीं, तो बारक माने एक बार, बारहनु माने हाथी। कि तजो मनो तारक बन, भगवान से कवि बिहारी कह रहे हैं कि आपने तो मान लो तारने का जो व्रत था, विरुद्ध था, जो यश आपके जो आपका काम था वो तो आपने विरुद्ध है वो त्याग दिया है। बारक बारहनु तार, एक बार हाथी को त्याग करके आपने तार करके वो तो त्याग दिया है। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीरा के काव्य में प्रयुक्त भाषा के 4 स्तरों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। गुजराती प्रयोग है, गुजरात में तो खूब अंत समय बिताया ही था। पंजाबी के भाषा भी मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि खड़ी बोली और पंजाबी है, राजस्थानी के शब्द मिलते हैं, ठीक है, और खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। कौरवी का दोस्तों यहाँ पर परशुराम चतुर्वेदी ने प्रयोग नहीं किया है। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन आया था। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, मीरा की इस पंक्ति में प्रयुक्त बाण शब्द का क्या अर्थ है, तो दोस्तों बाण माने है टेव, ठीक है, बाण माने टेव यानी कि आदत, आदत पड़ गई है दोस्तों, कि मेरे नैनों को तो क्या है, श्री कृष्ण को देखने की, निहारने की आदत पड़ गई है। पग पाछा छाती धड़क कालो पीलो दी है, और नैन मिचे सामहो सोड़े कवण हकाल है सी है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पग पाछा, पग को पीछे लेकर के छाती धड़क करती है, काले पीला भयंकर दिखाई देता है, नैन मिच जाते हैं, सामो सोड़े कौन हकाल है, तो कौन उसके सामने ललकार सकता है, सिंह माने सिंह को। तो यहाँ पर रंगमहल में गाने बजाने वालों दीर्घाकार दोस्तों साहसी सिंह का यहाँ पे सूरमल मिश्र ने चित्रण किया है। सेवकों और योद्धाओं का भी नहीं, काले पीले बादलों का भी नहीं है। हाथी हाथल आहणे नाहर झंडरो नाम, तो हाथी हाथल आहणे, हाथी क्या है दोस्तों, हाथी को क्या है मार देता है, सिंह अपने पंजे से मार देता है। पंक्ति में रचनाकार ने किसे सिंह कहा है, जो अपने हाथी से हाथी को लाए, हाथ से हाथी जैसे हो, हाथी को हथेली की थाप से ही मार दे, तो ये हो जाएगा तीसरा। वयण सगाई वालिया पेखी जय रसपोस, वीर हुताशन बोल में दीजय हेकना दोष। तो यहाँ पर वयण सगाई दोस्तों क्या है, तो 16 संस्कार नहीं है। वयण सगाई आप जानते हैं कि एक प्रकार का अलंकार है, उसमें शब्द जिस पंक्ति से शुरू होता है, जिस अक्षर शुरू होता है, अंत के शब्द का पहला अक्षर वयण सगाई वही अक्षर होता है। तो ये वयण सगाई अलंकार है, शब्द अलंकार है, और मूलतः ये मारवाड़ी का डिंगल का अलंकार है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र में पविकाय पांडव किसने कहा है, तो दोस्तों पविकाय पांडव यानी दीर्घाकाय पांडव, तो ये भीम को कहा है। आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा था कि आराम से इसको कर जाना दोस्तों, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आया है इसमें से, और मैंने आपको करवा ही रखा है। तत्व वह करगत उड़ा हुआ या उड़ गया, कथन निम्न में से किसका है, तो क्या है, दुर्योधन कह रहे हैं, और युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि भाई मैंने जो इसको जीत करके जो तत्व है, इस खाक में से जो छाना आया, जो खाक हो गई है, तो उसमें से वो क्या है, करगत हुआ है, ये मेरे हाथ में आ गया, या कि वो उड़ गया है। तो ये दोस्तों युधिष्ठिर है, वो अपनी मन ही मन में उनकी आवाज आ रही है, तो उनका ये कथन है युधिष्ठिर का। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। तो ये कौन कह रहा है दोस्तों, दुर्योधन कह रहा है उनसे कि अब तुम हमें कुछ भी कहते रहो, तुम भले ही जीत गए, लेकिन हम तो क्या है, इस संसार सागर से तर गए, अब तुम हमें कुछ भी चढ़ाते रहो, अब हम है ही नहीं, तो तुम अपनी विजय को किसके लिए दिखाओगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों सुयोधन के द्वारा। सुयोधन दुर्योधन दोस्तों एक ही बात है। सुयोधन इसलिए था क्योंकि वो बहुत बढ़िया योद्धा था, गदा में बहुत बड़ा नाम था उसका। दुर्योधन बुरी तरह से, ठीक है, क्योंकि अधर्म के साथ में लड़ रहा था, अधर्म का संग था, इसलिए उसको दुर्योधन भी कहा जाता है। यही दुख सुख का विकास का सत्य, यही भूमा का मध्य मैदान। तो कम पंक्तियों में भूमा किसे कहा गया है, लज्जा नहीं है दोस्तों एड़ानी, बहुत ही आसान से विकल्प दे दिए, विराट शक्ति को कहा गया है। शुक्ल जी के उत्साह निबंध के अनुसार उत्साह में किन दो भावों का योग होता है, बताइए। आपको शुक्ल पढ़ाया है मैंने, क्वेश्चन कराए हैं आपको 50 बार, यदि मैंने एक वीडियो में नहीं बोला हो तो आप बताइएगा। इस शुक्ल में दो भावों का योग होता है दोस्तों, साहस होना चाहिए और उसके संग में आनंद होना चाहिए। कर्म फल नहीं, व्यक्ति वस्तु नहीं, तत्परता प्रसन्नता नहीं, साहस और आनंद के मेल से ही दोस्तों क्या है, उत्साह की
पता चलती है। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज, कामायनी की इन पंक्तियों में उद्भ्रांत कौन है? तो ये दोस्तों लक्ष्य से भटका हुआ कौन है? तो यहाँ पर मनु कह रहे हैं ये कथन श्रद्धा से। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंच आवेगी सकल समृद्धि। कामायनी में उक्त कथन किसका है? तो ये दोस्तों श्रद्धा है उसको ढांढस बना रही है मनु को। अमृत संतान, अमर यानी देवताओं की संतान, तुम डरो मत, आगे मंगल में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, सकल समृद्धि है वो आपको खिंची चली जाएगी, यानी दोबारा से नया जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। मोहन राकेश के अनुसार लहरों के राजहंस नाटक अपने रूप में किस विधा में लिखा गया था दोस्तों? तो मोहन राकेश लेखक हैं और ये मोहन राकेश आपका लहरों के राजहंस जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसमें जो उसकी भूमिका है उसमें कहेंगे यह नाटक ऐसी कथा का पुनराख्यान है, नाटकीय पुनराख्यान है। तो यहाँ पर ये कथा है तो कहानी के रूप में लिखा गया था और उसका नाटक के रूप में बाद में तब्दीली की गई है। मुझसे पूछना चाहते हो परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और वह कौन है? वह तुम खुद हो। लहरों के राजहंस नाटक में यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों भिक्षु आनंद का कथन है। श्वेतांग श्यामांग का कोई मतलब नहीं है, नंद खुद कहेगा नहीं, तो ये जो कहेगा दोस्तों कौन कहेगा? भिक्षु आनंद कह रहा है। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय किससे संबद्ध रहती है? तो आचार्य शुक्ल ने बताया है कि लोभ और प्रीति की इच्छा है वो अनन्य उपभोग या उपभोग की वासना से संबद्ध रहती है। आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है। अब देखिए ये मैंने कितनी बार आपको कराया, श्रद्धा का व्यापार स्थल कितनी बार आ चुका है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का क्या है दोस्तों? एकांत है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है आपका लहना सिंह कहता है। तो यहाँ पर लहना सिंह की युद्ध प्रियता है, वीरता की भी व्यंजकता मिलती है। लहरों के राजहंस नाटक का आधार ग्रंथ है, आपको खूब करवा रखा है। लहरों के अश्वघोष का सुंदरानंद काव्य है, किसी का गलत नहीं होगा। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है, रिपु का यह मर्दन उसके रक्त से नित्य नूतन तर्पण ही उसके राज्य और हृदय के लिए श्रेष्ठ वरदान सिद्ध होता है। खून का टीका में इस कथन के वक्ता श्रोता कौन है? तो दोस्तों युद्ध 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 कौन पुकारता रहता है? आपको खून का टीका क्वेश्चन कराए होंगे, आपको खून का टीका मैंने पढ़ाया है। जब भी अनग सिंह का वर्णन आता है तो मैं कहता हूँ आपको कि भाई युद्ध युद्ध प्रिय आदमी है। हर कोई भी यदि युक्ति युद्ध की आ जाती है तो युद्ध ना लड़ना तो राजकायरता का काम है। तो इस प्रकार की जो उक्तियां हैं वो एक ही बात कहता है। कौन कहता है? अनग सिंह कहता है दोस्तों। अब और कोई ऑप्शन नहीं तो अनग सिंह है, वो किससे कह रहा है? हम्बीर से कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है? रसात्मक हो जाएगा, विश्लेषणात्मक हो जाएगा, आत्म केंद्रिता नहीं है दोस्तों, अवधानात्मक हो जाएगा। कोस कोस पर पानी बतले 10 कोस पर वाणी, कहावत अशुद्ध उच्चारण के किस प्रमुख कारण से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर स्थानीय बोलियों का दोस्तों प्रभाव देखने को मिलेगा। आप 10 किलोमीटर में चल जाइए, वहाँ की बोली अलग है, तो उन स्थानीय बोलियों का जब प्रभाव हमारी भाषा के ऊपर पड़ता है तब वो हमारा क्या है? 10 कोस पे वाणी है वो बदल जाती है। अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा? 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा उजाले के मुसाहिब कहानी में। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन क्या है? चकवे का कथन है। अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, सुबह सुबह नील गाय चढ़ जाती है खेत को, तो मुन्नी आकर के देखती है कि भाई मजूरी करके भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू कहता है कि भर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों मुन्नी का कथन हो जाएगा। अगला है हमारा, ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? सही से दिख नहीं रहा है। तो मौन वाचन है वो हमारा तीव्रता से पढ़ाने के लिए, द्रुत अभ्यास के लिए, ठीक है, और हमारी सही तरह से समझ के लिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे द्रुत वाला होगा कोई एक ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन हमारा, वर्तनी की अशुद्धि का व्यवहारिक कारण क्या है? तो वर्तनी लिपि ज्ञान का ना होना, अभ्यास का अभाव, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, उच्चारण का वैषम्य। तो दोस्तों वर्तनी की अशुद्धि यदि लिपि का ज्ञान नहीं होगा फिर तो कुछ लिख ही नहीं पाएगा। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग की भी कोई बड़ी बात नहीं है, उच्चारण का वैषम्य भी नहीं है दोस्तों। अभ्यास जब तक नहीं हो, अभ्यास के अभाव की वजह से क्या होती है? हमारी वर्तनी अशुद्धियां होती हैं। ये हो जाएगा। सस्वर वाचन के दोस्तों दो रूप क्या हैं? व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है आपका, यदि किसी एक हिंदी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किसी यात्रा का वृत्तांत लिखने के लिए दिया जाए, विद्यार्थी किसी प्रकार उसकी लिखित तो प्रतिबंधित रचना, निर्दिष्ट रचना, मौलिक अथवा स्वतंत्र रचना, निर्देशित रचना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यदि आपको यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए दिया जाएगा तो वो रचना आपकी होगी और आप हर व्यक्ति है। निर्दिष्ट रचना तो वो होगी भाई मैं आपको दे दूं निर्देशित रचना, लेकिन कोई बच्चा लिखेगा तो अपनी अपनी यात्रा का लिखेगा वो, तो वो अपनी स्वतंत्र और मौलिक रचना हो जाएगी दोस्तों।
मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूपों को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। औपचारिक दोस्तों क्या होता है? औपचारिक प्रार्थना पत्र होता है। विवरण हो जाएगा, घटना का हो जाएगा दोस्तों, चित्रण हो जाएगा, आत्मकथा, इतिवृत्त हो जाएगा, समाचार। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका। अब ये आप इसमें सही से देख नहीं रहे, और तो औपचारिक आप प्रार्थना पत्र देख लेना, ठीक है। इतिवृत्त, समाचार, विवरण, घटना, चित्रण, आत्मकथा। अगला है दोस्तों चित्रात्मकता, नाद अथवा भाव का आनंद किसके रूप हैं? तो चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य दोस्तों, भाव किसका है? पद्य शिक्षण का है। व्याकरण शिक्षक हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वह कौन सी विधि है जिसमें निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया जाता है? तो व्याकरण शिक्षक में दोस्तों उदाहरण से शुरू होती है आपकी आगमन विधि, तो आगमन विधि हो जाएगा। हर्बर्ट की पंचपदीय पद्धति में तीसरा पद कौन सा है दोस्तों? तो तीसरा पद हो जाएगा तुलना, हो जाएगा सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि हो जाएगी, विश्लेषण विधि हो जाएगी, खंडान में दोस्तों पद्य शिक्षण की विधि है, अर्थबोध हो जाएगी। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष के आधार पर विवेचना की जाती है। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष के आधार पर विवेचना की जाती है दोस्तों। अभिनय की अपेक्षा तो आदर्श नाट्य प्रणाली में अभिनय, कक्षा अभिनय में, रंगमंच में दोस्तों व्याख्या प्रणाली में हो जाएगा। लिखित रचनाओं के अंतर्गत मित्र के नाम पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? तो मित्र के नाम कार्यालय नहीं है, व्यावसायिक नहीं है, औपचारिक नहीं है दोस्तों, अनौपचारिक या व्यक्तिगत में हो जाएगा। कहानी शिक्षण का मुख्य गुण है अर्थबोध, मनोरंजनात्मक, भाषा का शुद्ध ज्ञान, सौंदर्यानुभूति। तो दोस्तों ये हो जाएगा, मनोरंजन के लिए कहानी है प्रधान गुण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण चित्रों का उपयोग नहीं है? पाठ को विकसित करने हेतु, बिल्कुल सही बात है। मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करने हेतु, योजना की रूपरेखा लिखने हेतु, ये नहीं है दोस्तों। नवीन पाठ की प्रस्तावना निकालने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है? ये विद्यार्थियों को अध्ययनशील, क्रियाशील होने की प्रेरणा देते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये विद्यार्थी की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को वर्णित करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। इन परीक्षणों की एक निश्चित सीमा होती है, नहीं दोस्तों। ये विद्यार्थी कठिनाइयों, समस्याओं को परिचित कराते हैं, ये भी दोस्तों सही है। अभिकथन एक उपचारात्मक शिक्षण एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। उपचार करते हैं, निदान करते हैं, फिर उपचार करते हैं। शैक्षिक निदान के पश्चात उपचार और उस उपचार की प्रभाविकता की जांच के लिए पुनः परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण है दोस्तों, क्या है? प्रश्न निर्माण में सरलता, प्रामाणिकता और वैधता, प्रचार संगठन संभव, अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन। तो ये हो जाएगा, प्रामाणिकता होनी चाहिए और उसमें वैधता होनी चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में सहायक अनुदेशनात्मक दृश्य सामग्री या साधन है। तो दोस्तों नाटक है वो दृश्य श्रव्य है, चलचित्र नहीं है। ग्रामोफोन, मानचित्र, चित्र, तो ग्रामोफोन हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगा। प्रतिरूप, रेखाचित्र, चित्र, ये हो जाएगा। वास्तविकता, रेडियो, रेडियो भी नहीं है, नाटक भी नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरूप, रेखाचित्र और चित्र। सतत एवं सतत मूल्यांकन के समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पृष्ठपोषण द्वारा पुनरीक्षण, संवर्धन, सुधार, रचनात्मक मूल्यांकन है। शैक्षणिक उत्पाद की सफलता की सीमा का मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया संबंध, ये भी सही है। कार्यक्रम उत्पादन की सातत्यता, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ये। यह वर्ण के संबंध में दोस्तों, यह वर्ण है आपका इचुएशनम, तालु, तालव्य है, अल्पराण हो जाएगा, अंतस्थ है, अघोष नहीं है दोस्तों। ढ वर्ण के संबंध में सही कथन है, तो ढ वर्ण आपका देखिए उक्षिप्त है, तो ये तो गलत हो जाएगा, उक्षिप्त हो जाएगा, उक्षिप्त हो जाएगा। ऋतु, रसायन, मूर्धा हो जाएगा, उक्षिप्त हो जाएगा। महाप्राण हो जाएगा, और आपका क्या है? सघोष हो जाएगा। अल्पराण है नहीं, अघोष है नहीं, सघोष है। अगला है उच्चारण स्थल की दृष्टि से ई, उ, री का सही क्रम है, तो ई हो जाएगा, तालु हो जाएगा, उ हो जाएगा, ओष्ठ, री हो जाएगा, मूर्धा। तो तालु, मूर्धा, ई तो तालु हो जाएगा, उ ओष्ठ हो जाएगा, री मूर्धा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से गलत विवरण है। कुछ स्वर अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं दोस्तों। अल्पप्राण, महाप्राण तो व्यंजन के भेद हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पंचम वर्गीय ढ में अनुनासिक एवं अल्पप्राण है। सभी वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण के ख है और घ है, तो महाप्राण हो जाएंगे, सही बात है। उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं, अनुनासिक और सानुनासिक और निरनुनासिक, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पहला। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द हैं दोस्तों वो तद्भव हैं? किस विकल्प हो जाएंगे? कपास, कपूर, गोखरू, ये बात बिल्कुल सही है। कपास का हो जाएगा, गोखरू हो जाएगा, नक्षत्र नहीं है। गोपाल, घट, घट नहीं है दोस्तों। चंचू नहीं है, तिक्त नहीं है, ठीक है। तो कपास हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, गोखरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द विदेशी मूल के हैं? देखिए अचार, सेठ नहीं है दोस्तों। हीरा है, मतलब हाट नहीं है।
तो ये हो जाएगा आसमान है, दरवाजा है और दुनिया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कुमार, मेघ, कंचन, आराम। तो तत्सम हो जाएगा, देखिए कुमार, कंचन हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, आराम नहीं है। तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? श्रृंग माने सींग, हस्त माने दोस्तों हाथ होता है, हाथी नहीं होता है, हस्ती माने हाथी होता है, वंश माने बांस, सूकर माने सूकर। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तो के लिए हो जाएगा दोस्तों। नौकर यहाँ रहता है, यहाँ नहीं हो जाएगा। उस फिल्म को देखने की अपेक्षा घूमना पसंद है, की अपेक्षा संबंध सूचक अव्यय है। काम स्कूल जाने से पहले हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। संज्ञा शब्दों के संबंध में असंगत कथन है। कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे दुष्टों से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा आपको जैसे राम, या फिर मान लो बुराइयों है, तो ये तो आपका भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। बिल्कुल ये सही बात है। संज्ञा शब्दों में केवल 2 ही कारण, लिंग और वचन से। ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञाएं क्रिया विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे दोस्तों आपका देखिए, मान लीजिए हम किसी को कह देते हैं कि वह तो हमारे घर की लक्ष्मी है, वह तो अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका क्या है, किसी से भी उसके रूप गुण की तुलना करके हम उसको जातिवाचक बना सकते हैं। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा जैसे मान लीजिए गोसाई है, लेकिन गोसाई शब्द है दोस्तों वो किसके लिए हो गया है, तुलसीदास के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसे ही तो व्यक्तिवाचक बन गया जातिवाचक। इसके अलावा मान लीजिए पुरी है तो वो जगन्नाथपुरी के लिए हो जाएगा। ठीक है। देवी है तो वो दुर्गा देवी के लिए हो जाएगा। तो कई बार जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं, रूढ़ हो जाती हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे वह तो क्या है, इस जमाने में क्या है, बिल्कुल राम है, वह तो देवी सीता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं तो वो क्या है, जाति देवी है। सीता है वो तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब वह सीता है तो वह तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हुआ है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के विषय में दोस्तों असंगत कथन कौन सा है? इनके 2 भेद होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक कर्मक हो जाएगा और द्विकर्मक हो जाएगा। ये क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सही बात है। मूल धातु में आ और वा लगाकर ये क्रियाएं बताई जाती हैं। सही बात है। ये आत्म प्रेरणा से नहीं दोस्तों, ये दूसरा करवाता है इनको। वह नौकर से पानी भरवाता है, वह मुझसे काम करवाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? भाग्य, मुनि दोस्तों नहीं है, मुनि लकड़ी नहीं है। प्राण, प्राण हो जाएगा दोस्तों। दाम हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। लोग, हमेशा, होश, होश घोड़ा नहीं है। टोपी, पक्षी, समाचार हो गया, तो ये भी नहीं है दोस्तों। इसका हो जाएगा प्राण, दाम, दर्शन। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? हमने शेर को देखा है, मालिक ने नौकर को निकाल दिया, लड़का किसी को देखता है, ईश्वर ने सुनने के लिए। तो ये हो जाएगा ईश्वर ने सुनने के लिए, कर्ता ने संप्रदान के लिए। किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों? रीतिवाचक यानी कि क्या है, वह इतना चला कि थक गया नहीं है। दर्शनार्थी एक एक करके मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। लोग गुरु जी का प्रवचन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे दोस्तों। मजदूर दिन भर, ये कालवाचक है दोस्तों, दिन भर। तो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं दोस्तों? कौन सा है? सभा, हाथ कसना, पीतल, संग, भीड़ नहीं है, चावल, मोती, सरकार हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा, अरहर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो सुधन, सुप्ति, सुषुप्ति हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही है। समधनवाद, संवाद हो जाएगा। समुद्र धन, उर्मी नहीं है। समुद्र प्लस उर्मी नहीं होता है दोस्तों, कभी भी उर्मी होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र। तो समुद्र उर्मी हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायों का समूह हो जाएगा। पंक्सेरी हो जाएगा, सतसई हो जाएगा, 700 समूह। और 31 का दोस्तों विग्रह होता है 1 और 30। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें।
तो 31 हो जाएगा इसका उत्तर। वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो वह आए तो मैं जाऊं, तो ये हो जाएगा, यानी भविष्य में चला गया दोस्तों। संभाव्य वर्तमान नहीं है, संदिग्ध वर्तमान नहीं है, संभाव्य भविष्यवान नहीं है, तो हेतु हेतु मद भविष्य काल है। हेतु लगा रखा है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो जिसमें आ जाता है। तो वाच्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कर्मवाचक, कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल सही बात है। भाववाचक सकर्मक कर्म दोनों क्रियाओं में होता है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। भाववाचक क्रिया बहुधा असत्ता के अर्थ में आती है, मुझसे चला नहीं जाता, सही बात है। कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, सही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। भाववाच्य मतलब दोनों सा अकर्मक क्रिया हो जाता है, उससे चला नहीं जाता। क्रिया सकर्मक भी होगी, लेकिन भाववाच्य में बदल करके वो कर्मक बन जाएगी। किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची हैं? रात, यामिनी, निशाचर। निशाचर नहीं है दोस्तों, निशाचर भी नहीं है। रजनी, निशीथ, विभावरी। रजनी, निशीथ, विभावरी, ये सही है दोस्तों। रजनीचर माने राक्षस होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। किस विकल्प के परस्पर विलोम शब्द हैं? कुकृति, दुष्कृति, तो ये तो एक ही बात है। चंचल, अस्थिर, ये भी सही एक ही बात है। क्षुद्र, विराट, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र। गरल, हलाहल एक ही जैसे शब्द हैं, ये नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्र और विराट। निम्नलिखित में से विग्रह का अर्थ नहीं है? तो देखिए दोस्तों, विग्रह माने कलह होता है, बिल्कुल सही बात है। विग्रह माने युद्ध होता है, संधि विग्रह करना, ये करना। और विग्रह माने आकृति, भगवान की विग्रह कर लिया हमने, तो आकृति संदर्भ में होता है, युद्ध होता है और कलह होता है, विकार दोस्तों नहीं होता है। किस शब्द के सर्वाधिक उपसर्ग हैं? देखिए, अलौकिक, अति प्लस आ, ठीक है, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं आपके। दुर प्लस विधन, अवधन, हार, तो इसमें 3 उपसर्ग हैं। दुस इसमें 1 उपसर्ग है, और अलौकिकता इसमें 1 उपसर्ग, तो इसमें आपका हो जाएगा दुर्व्यवहार में हो जाएगा दोस्तों, 3 उपसर्ग हैं। निम्नलिखित में से ईय शब्द से योग से निर्मित शब्द है? रमणीय में दोस्तों अनीय शब्द है, रम प्लस आदर में अनीय है, और स्मर में अनीय है। पाणनीय में दोस्तों हो जाएगा आपका पाणनी प्लस ईय, पाणनीय हो जाएगा, तो ईय शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य रचना में पदक्रम की दृष्टि से संगत कथन है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और सर्वनाम अवधारणा के लिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आ सकते हैं, सही बात है। द्विकर्मक क्रियाओं में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म पीछे आता है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि गौण कर्म पहले आता है, मुख्य कर्म बाद में आता है। प्रश्नवाचक अव्यय ना वाक्य के अंत में आता है, सही बात है। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पीछे आता है, और पिछले शब्द में व्यक्ति का प्रयोग होता है, सही बात है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ संगत नहीं है? पृष्ठ माने दोस्तों क्या है? पूछा हुआ। पृष्ठ संगत नहीं है, तो पृष्ठ माने पूछा हुआ, पृष्ठ माने दोस्तों पीठ हो जाएगी। निहत माने हो जाएगा, निहत माने नष्ट, निहित माने छिपा हुआ, उत्पल माने कमल, उपल माने रत्न। अनुदित माने दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुदित, अन प्लस उदित, उदित माने उच्चारण हुआ, अनुमान नहीं, तो अकथनीय तो हो जाएगा इसका, और अनुदित हो जाएगा भाषांतर, तो ये उल्टे कर दिए, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अपने कुल का सबसे श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए सार्थक शब्द है? कुलंजन, कुलकेतु, कुलकानी, कुलांगार, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कुलकेतु हो जाएगा, कुलकेतु हो जाएगा। पिताजी के साथ वाक्य भेदों को सुमेलित कीजिए। पिताजी के साथ संभवतः वह भी आए, तो पिताजी के साथ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा संभवतः संदेह है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। आपको जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयाँ, इच्छावाचक हो जाएगा। पुस्तकालय में बातचीत मत करो, आज्ञावाचक हो जाएगा। अगर रुपए होते तो पुस्तकें खरीद लेता, तो ये दोस्तों संकेतवाचक हो जाएगा। इसमें से सरल वाक्य नहीं है। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, धीरे धीरे उजाला होने लगा, सबसे पहले दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मैंने देख लिया, सरल वाक्य नहीं है। निम्न में से संकेतवाचक वाक्य की पहचान कीजिए। वह घर नहीं गया था, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, यही दोस्तों हमारा संकेतवाचक हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा दोस्तों शब्द नहीं है? पश्चाताप, पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है, भर्त्सना होता है, पुनरपि, पुनर्धन अपि होता है, अधिशासी, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुनरपि, पुनर्धन अपि, तो पुनरपि बनता है। निम्न में से शुद्ध शब्द है? आधीन, लब्ध प्रतिष्ठ, अक्षौहिणी। अधीन होता है दोस्तों सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है। अक्षौहिणी होता है लब्ध प्रतिष्ठ, ये सही है दोस्तों।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। अब मेरी बात मान लो, नौकर के हाथ भेज देना, अब तुम फिर इतनी देर में आए, यह पद कई भावों को प्रकट करता है। तो देखिए, अब मेरी बात मान लो ये सही है, नौकर के हाथ भेज देना ये भी सही है, तुम फिर इतनी देर में तो ये हो जाएगा। आज तुम फिर देर से आए ये हो जाता, या आज फिर तुम इतनी देर में आए, तो इतनी का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। यह पद कई भावों को प्रकट करता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? आगामी, बड़ा, स्वादिष्ट। आगामी, बड़ा, स्वादिष्ट ये दोस्तों सही है। वाल्मीकि, निरोग, निरोग होता है, ठीक है। नुपुर नहीं होता है, नूपुर होता है। सुई हो जाएगा, अनुग्रहीत होता है। दृष्टा, भागीरथी, द्वारका। अंतर, द्वंद्व गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आगामी, वरात, स्वादिष्ट। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? क्योंकि, गृहिणी, आह्वान। तो यही दोस्तों गलत हो जाए। देखिए, आह्वान है पे अलंत आना चाहिए। गृहिणी होता है, क्योंकि होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? वो है मुझ पर क्रोध है, आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, बजट के ऊपर बहस होगी, अपने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। तो चरणों में नहीं होता दोस्तों, चरणों पर होता है, ठीक है। बजट के ऊपर बहस नहीं होती, बजट पर बहस होती है। आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों। वह मुझ पर क्रुद्ध है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो वह मुझ पर क्रुद्ध है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग संदर्भ में असंगत कथन है दोस्तों। जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के मध्य अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नहीं दोस्तों, प्रत्येक जोड़े के बाद में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, यह गलत है। संबोधन कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात अल्पविराम के हे राम, कई बार ऐसे बोल देते हैं, संबोधन नहीं लगाते हैं, राम तुम इस काम को करो, ठीक है। तो संबोधन बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। छंदों में बहुधा यति के पश्चात अल्पविराम, मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे आर। तो छंदों में जैसे ही यति होती है तो वो अल्पविराम ही होता है दोस्तों। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया था, सही बात है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? अपने अपने घरों से ले जाओ, वे अनेक कलाएं जानते हैं। श्रोताओं के कई श्रेणियों के लोग थे, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर दोस्तों कोई एक कोयल नहीं कूकेगी, तो ये गलत है। श्रोताओं में कई श्रेणियों के दोस्तों क्या है, लोग थे, तो ये हमारा सही दिख रहा है। वे अनेक कलाएं जानते हैं, अपने अपने घरों से ले जाओ, ये गलत है। अपने अपने नहीं, अपने घरों से ले आओ। तो ये अनेक, श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, अपने अपने घरों से ले आओ। अपने अपने घर से ले आओ, घरों से ले आओ। तो देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। उत्तर इनमें से होगा, ये तो कलाएं हो जाएगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही ये होगा, और ये इस वृक्षों, श्रोताओं में कई श्रेणियों के, तो ये इसका ज्यादातर सही उत्तर है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके सब काम हमेशा अच्छे होते हैं, ये गलत है। कोट का दाम पजामे से दुगता है, गलत है। वे अपने आप को समझदार और दूसरों को बेईमान समझते हैं, दूसरे को बेईमान समझते हैं, ये भी वैसे ही पंडित हैं जैसे आप। तो ये दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसी के वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उद्धृत करना है तो दोस्तों अवतरण चिन्ह का, योजक नहीं है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला है हमारा, किसी वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते, गलत है। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, बताया नहीं, की के पहले आएगा दोस्तों। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होता है? तो दोस्तों देखिए, बार बार पुनरुक्त शब्दों के बीच में होता है, द्वंद्व समास के पदों के बीच होता है, किसी पुस्तक या अवतरण के साथ किसी लेखक के नाम से पहले, तो यहाँ नहीं होता है दोस्तों। पदबंध को सामासिक पद बनाने के लिए होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। बांबी में तू हाथ डाल, मंत्र में पढ़ूं, लोकोक्ति का अर्थ है यानी सब काम तो दूसरों से करवाना, आप सरल काम करना, जोखिम का काम दूसरों सौंपकर आसान काम करना, ये सही बात है। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, लोकोक्ति का से है हर दशा में अपना ही लाभ चाहना, अपनी जीत के प्रति आशंकित होना, दूसरों पर बलपूर्वक रौब जमाना, खेल के दाव पे जाना। तो ये दोस्तों हर दशा में अपना ही लाभ चाहना। तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर की कोशिश कर रहे हो, सूरज को दिया दिखाने, सूरज पर धूल फेंकने, आरोप लगाना यानी सूरज पर दोस्तों धूल फेंकने की कोशिश कर रहे हो। सिर से पानी गुजरना, मुहावरे का यानी बहुत सीमा पार हो जाना, लज्जित होना, मर्यादा भंग, समय सीमा, सहनशीलता की सीमा पार हो जाना। अगला है, अनुच्छेद के अनुसार देखिए आपका बहुत कितना है, गद्यांश का आपका बहुत 4-5 क्वेश्चन सरल आगे, पूरा आपका साहस उत्साह वाले निबंध में से है। अनुच्छेद के अनुसार धृति का अर्थ क्या है? तो देखिए, धृति है आपका धैर्य हो जाएगा, उत्साह का स्वरूप स्फुरित होता है,
आनंद प्रयत्न और उसकी पीड़ा सहन करने के साहस में, आनंदपूर्ण प्रयत्न है उसकी उत्कंठा में दोस्तों साहस होता है। अनुच्छेद के अनुसार मीमांसकों ने, देखिए ये क्वेश्चन में आपको कराया है कि मीमांसकों ने कौन सा भेद नहीं बताया है, तो कर्मवीर नहीं बताया, दयावीर, दानवीर, युद्धवीर है। धीरता शब्द है विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण। धीरता हो जाएगी तुम्हारी दोस्तों संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, धीर नामक विशेषण से बनी है, तो धीरता हो जाएगी आपकी संज्ञा। अगला है, जब क्रम की दृष्टि से लोक एवं शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कौन सा काव्य दोस्त होता है? दोस्तों ये हो जाएगा दुष्कर्मत्व हो जाएगा। शास्त्र का हुआ है जब उल्लंघन होगा तो। शब्द शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? शब्द का लोक प्रचलित नामवाची अर्थ बोध कराने वाली अवधा है, शब्द का साक्षात संकेत व्यंजन आदि। यही दोस्तों गलत हो जाएगा। मुख्यार्थवाद दोनों में लक्षण है, शब्द के अंतर्निहित व्यापार करने वाला उपाय। यही सही बात है। शब्द शक्ति के विषय कौन सा कथन गलत है? पंकज शब्द दोस्तों हमारा योग रूढ़ है। पंकज में से तो बहुत है, मोती भी होता है, कीच भी होती है, कीड़ा भी होता है, लेकिन पंकज जो शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है, तो योग रूढ़ हो जाएगा। संध्या हो गई, व्यंजन शब्द शक्ति है, व्यंजन शब्द छिपे हुए अर्थ का बोध कराती है, वाचक शब्द दो रूढ़ यौगिक तीन। सही बात है, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। बेसर मोती दुति परी झलक परी अधर आनी पद पुष्ट चूनों पर है सारे। तो ये दोस्तों बिहारी का दोहा है, और इसमें क्या है, बेसर एक नाक में पहनने वाला आभूषण होता है, और उसकी मोती की अधर पर, ठीक है, अधर पर उसकी क्या पड़ती है, सफेद सफेद उसकी छाया पड़ती है, और उसको क्या है, नारी है वो उसको चूना समझ करके उसके क्या है पोंछ लेती है। तो ये पद में अलंकार भ्रांतिमान, भ्रांति हो गई उसको दोस्तों। माधुर्य के गुण के संबंध में संगत कथन में रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग बहुलता से, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ समासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये सही बात है। टैटू को छोड़कर अपने पंचम वर्ष से इस प्रश्न में प्रयोग किया जाता है, सही बात है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार करुण और शांत रस से होता है, बिल्कुल सही, ये गलत है। काव्यांश और उसमें निहित अलंकार का कौन सा जोड़ा असंगत है? विष पीते हैं मेघ ब्रह्मणी प्राण निकलते विरोधाभास। विष पीते हैं मेघ ब्रह्मणी प्राण निकलते, मुनि तापस जिन देखे रोगे दे दर ईश्वर पाओ। ये बिल्कुल है दोस्तों, बिना कारण के कार्य हो रहा है तो विभावना हो जाएगा। जानी श्याम को श्याम घन घान बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है, भ्रांतिमान हो जाएगा। सुब्रन को कवि कामी और रुचोर सलेस अलंकार है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विष पीते हैं मेघ। तो दोस्तों विष को मेघ कैसे पी सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका गलत आंसर है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है, तो रस दोस्तों ब्रह्मानंद है, चिन्मय है, वेदांतर स्पर्श शून्य है, अखंड है। तो देखिए ब्रह्मानंद सदोदर स्पर्श युक्त, यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट ग्रेड में आया है, चिन्मय है, अखंड है। निम्नलिखित में से छंद विशेष असंगत कथन है दोस्तों। 16 छंद के 11 13 पे होती है, सही बात है। दोहा छंद के समचरणों अंत में गुरु लघु होता है, सही बात है। चौपाई मात्रिक सम छंद है, सही बात है। हरगीत का छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ तुम्हें कौन सा ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचार उठो, भुवन में सुख शांति भर उठो, तो उपयुक्त पद में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो आपको सीधा देख लेना चाहिए था कि चौपाई तो है नहीं दोस्तों, का चौपाई तो है नहीं, कवित्व बहुत बड़ा छंद है, सवैया भी बहुत बड़ा छंद है, तो दुरत्व विलंबित छंद है, वर्णिक छंदों में आता है। ये हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत काल हो जाएगा राहुल, संकृत्यान चारण काल ग्रियसन। तो इसका तीसरा ऑप्शन। शांत रस के प्रमुख संचारी भाव कौन से हो जाएंगे दोस्तों? धृति हो जाएगा, धैर्य ये आ गया, वितर्क नहीं, त्रास, दैन्य, शंका, जड़ता, धृति, मति, हर्ष, ये हो जाएगा। तीनों की तीनों हो जाएंगे। आदि काल का नाम मेरे वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशभाषा बोलचाल की। तो ये दोस्तों वीर गाथा काल कौन नाम देते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो अब की बार बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक भी क्वेश्चन कथन है वो नहीं आया, सारे शुक्ल के कथन लिए हैं, और एक कथन आपका नगेंद्र का आया है। ठीक है, तो कथनों के हिसाब से कोई नहीं था। थोड़ी सी यदि आपने अच्छी से पढ़ी है तो ऐसा मेरे हिसाब से एक दो एकाध आपकी वाक्य शुद्धि में आपका थोड़ा सा टफ है, और आपका पद्यांश सरल है बिल्कुल। ये सारे आपके व्याकरण के ये सारे बिल्कुल सही हैं। एक आध दो आपका कोई शिक्षण विधि में आपका एक आध क्वेश्चन है, और नहीं आपका जो पेपर है वो इतना सरल भी नहीं है, और मीडियम लेवल का मतलब पेपर है। रचनाओं के जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो भी इतने नहीं है, कथन भी सारे सरल पूछे गए हैं। तो आपका दोस्तों इसमें आपका स्कोर कम से कम आपका जीके के पेपर को यदि देखते हुए, जीके पेपर को यदि देखें, कट ऑफ की चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो आपके इसमें क्वेश्चन होने चाहिए आपका 50 नंबर, तो आपके उसमें होने चाहिए दोस्तों 50 नंबर होने चाहिए सीटों के हिसाब से, 50-55 तक। ठीक है, और इसमें आपके होने चाहिए आपके 120-70।
55 क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें होने चाहिए आपके, ठीक है। और लगभग 120 क्वेश्चन आपके इसमें होने चाहिए। मेरिट में आपको बता रहा हूँ, मेरिट जाने वाली है 345 के लगभग, 345 से 50 के अंदर अंडर मेरिट रहेगी। ये मेरा अभी थोड़ा सा आंकड़ा है, और मैं आपको एक कट ऑफ की अलग से वीडियो बिल्कुल स्पेशल रूप से ला दूंगा, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।